नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे सामाजिक विज्ञान के साथ ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के प्रश्नों के साथ पर डे की तरह हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। आज हम लोगों का सामाजिक विषय पर भूमंडलीकृत विश्व का बनना से संबंधित प्रश्न है, जो वर्णनात्मक क्वेश्चन से आते हैं, जो 4 नंबर के होते हैं। उन पर हम लोग आपस में परिचर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखा जाए पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। पहला प्रश्न है, कार्नला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ। कार्नला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का निराकरण किस प्रकार हुआ। यह प्रश्न बड़ा ही रोचक है और कई बार पूछे भी गए, जैसा कि राजीव पब्लिकेशन में इस बात को इंडिकेट भी कर रहा है। कार्नला के नियम को लागू जब किया गया तो एक देश में बड़ी आर्थिक तंगी, बड़ी आर्थिक अव्यवस्था आती है, और इस आर्थिक अव्यवस्था के निदान का एक ही विकल्प बढ़ता है, जैसा कि क्वेश्चन में भी आप पाएंगे कि इसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। अब बात आती है इसको समाप्त करने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो देखेंगे कि कार्नला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की जो मूल समस्या खाद्य समस्या थी, कौन सी समस्या थी? खाद्य समस्या जो उत्पन्न हुई थी, ब्रिटेन की मूल समस्या जो खाद्य समस्या उत्पन्न हुई थी, खाद्य समस्या जो उत्पन्न हुई थी, इस समस्या का खाद्य समस्या जो उत्पन्न हुई थी, उस समस्या का अगर देखा जाए तो पूरी तरह से निदान हो रहा है। फिर से देखें, खाद्य समस्या का लगभग हल हो गई। और यह खाद्य समस्या हल कैसे हुई कि कीमत का जो खाद्य आयात होते थे, खाद्य आयात होने पर खाद्य सामग्री की कीमत कम हो गई। आप कहेंगे कि इसके समाप्त होने से जो आयात हो रही है उसकी कीमत कैसे कम हो गई। तो बच्चों यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि खाद्य समस्या से ब्रिटेन में जो वस्तुएं उत्पादित की जाती थी, उस उत्पादन से भी विश्व से आयात होने वाली जो खाद्य सामग्री थी, उसके लागत पर अगर हम जाएं तो यहां का जो उत्पादन होता था, जो उसकी कीमत होती थी, उससे कम कीमत हमको कहां से मिलती थी? जो आयात करते थे। अब आप बताइए, जो हम आयात कर रहे हैं, अगर वह खाद्य सामग्री की हमारे के उत्पादित कीमत से कम है, तो बताओ आप क्या होगा। जब हमें जो बाहर से हम आयात कर रहे हैं उसकी कीमत यदि कम है, तो हम लोगों के खान पान का स्तर ऊंचा होगा कि नहीं? खान पान का स्तर क्या हुआ? ऊंचा हो गया। देखिए कितना बढ़िया लिखा है, आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत जो आयात किए जाते थे, माने मंगाए जाते थे, उसकी कीमत ब्रिटेन में उत्पादित खाद्य पदार्थों से कम थी। अब जब खाद्य पदार्थों की कीमत कम हो जाएगी तो ये सामान्य सा नेचर है कि उपभोक्ता के खाने का स्तर धीरे धीरे क्या होगा? उच्च क्वालिटी में तब्दील होगा, अर्थात वह बढ़ेगा। उच्च क्वालिटी में बढ़ने के पीछे क्या? खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आने से ब्रिटेन में उपयोग का स्तर बढ़ गया। आप कहेंगे उपयोग का स्तर सही बढ़ गया, लेकिन उस उपयोग का स्तर कैसे बढ़ा? इसमें याद रखिएगा, यह प्रश्न जरूर वहां डालना पड़ेगा कि औद्योगिक क्रांति भी हो रही है। क्या हो रही है? औद्योगिक क्रांति हो रही है। औद्योगिक क्रांति में आय तो बढ़ रहे हैं, उधर कीमत भी आय खाद्यों की कम हो रही है, कीमत कम हो रही है, लोगों के खाद्य सामग्री का स्तर, गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। तो यहां कह रहा है कि औद्योगिक प्रगति के चलते ब्रिटेन के लोगों की आय में वृद्धि हुई, जिससे खाद्य पदार्थ पहले से अधिक आयात होने
लगे। यहां पर यह प्रश्न जरूर डालना है कि यदि औद्योगिक क्रांति नहीं होती, भाई अगर आपके पास पूंजी नहीं आती, आपका उत्पादन का जो लागत था वह ज्यादा था, आयात आप कैसे करेंगे? आयात आएगी, वास्तव में कम कीमत पर मिल रही है वस्तुएं, ठीक है, आयात तो हमको कम, लेकिन अगर औद्योगिकरण न होता और लोगों के पास पूंजी न आती तो भले कीमत था कि हम खरीद नहीं सकते थे। अब उसे खरीदने के लिए औद्योगिकरण हुआ और औद्योगिकरण में पूंजी मिली और उसे आयातित होने लगी। तो प्रश्न क्या कर रहा है? खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आने से ब्रिटेन में उपयोग का स्तर बढ़ गया। औद्योगिक प्रगति के चलते ब्रिटेन के लोगों की आय में क्या हुई? वृद्धि हुई। जब आय में यहां क्या किया जा रहा है? जब आय में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, जिससे खाद्य पदार्थों का पहले से अधिक आयात होने लगा। जब आय में वृद्धि हुई और आयातित वस्तुओं की कीमत कम है, तो कम होने की वजह से आय भी बढ़ी है, तो खाद्य पदार्थों की कीमत पहले से अधिक आयात होने लगा। तो फिर एक बार सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आ सकता है कि कार्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ? तो कैसे हो रहा है कि कम कीमत पर लोगों के खाद्य पदार्थों का आयात करना संभव हो गया। कम कीमत पर लोगों के खाद्य पदार्थ को आयात करना क्या हो गया बच्चों? संभव हो गया। तो पहले क्वेश्चन से आप बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। तो चलें हम दूसरे क्वेश्चन को जरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, उस पर हम लोग देखें। अफ्रीका में 1980 के दशक में फैली रिंडर पेस्ट, हालांकि 1980 1890 के दशक में, कब? 1890 के दशक में फैली रिंडर पेस्ट रोग नामक बीमारी के प्रभाव का संक्षेप वर्णन कीजिए। रिंडर पेस्ट एक बीमारी है। विकल्प ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों कि रिंडर पेस्ट है क्या? बीमारी है, लेकिन ये बीमारी है किससे संबंधित? जानवरों, मवेशियों पर से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है? मवेशियों से संबंधित या जानवरों से संबंधित बीमारी है। अब यहां कह रहा है रिंडर पेस्ट एक महामारी, प्लेग की बात एक महामारी का रूप है, और रिंडर पेस्ट का अफ्रीका के व्यवस्थाओं में बदलाव क्या लाया, क्या दिक्कतें खड़ी की? तो यहां जानिएगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में के दौरान एशियाई देशों के जो उनके आधिपत्य में थे, एशिया देशों के आधिपत्य में ब्रिटिश का जो हुकूमत था, इस औपनिवेशिक शासन काल में एशियाई देशों से यह बीमारी अफ्रीका में प्रवेश करती है। यह बीमारी कहां से आती है? ब्रिटिश का हुकूमत एशियाई उपनिवेशों के अंतर्गत, उपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रभाव अफ्रीका में कहां से आ रहा है? एशिया से आ रहा है। एशिया पर से आने के बाद यहां अफ्रीका में यह प्रभावित हो रहा है, और अफ्रीका में प्रभावित होने का सबसे ज्यादा कारण हुआ, इससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। क्योंकि अफ्रीका की अर्थव्यवस्था पर अगर हम उस समय के, किस समय के, 1890 के दशक पर हम विचार करें, तो अफ्रीका की व्यवस्था में वहां आर्थिक मेरुदंड अगर उसका था तो पशु पालन ही था। पशुओं पर ही लोगों की अर्थव्यवस्था दिक्कत थी, और रिंडर पेस्ट बीमारी के आने पर जमीनें लोगों के पास ज्यादा थी, जनसंख्याएं कम थी, लेकिन उनका आत्मनिर्भरता निर्भर कहां होता था? पशुओं पर निर्भर होता था। कहां होता था? पशुओं पर। और यह बीमारी आई तो 90
% पशुओं की क्या हो गई, मवेशियों की मृत्यु हो गई। 90% जहां जिसकी अर्थव्यवस्था के मेरुदंड हो, अगर वहां 90% पशु मृत हो रहे हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, निश्चित चरमरा जाएगी। देखिएगा, इसी भाव को यहां पर व्यक्त कर रहे हैं, वो लिखना है कि 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका में तेजी से फैली। कहां फैली? अफ्रीका में 1890 के दशक में यह बीमारी बच्चों बहुत ही तेजी से फैली और यह मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी में बड़ी संख्या में किसकी मृत्यु हो गई? हमने अभी भी कहा मवेशियों की मृत्यु हो गई, लगभग 90% मवेशियों की मृत्यु हो गई। और अफ्रीकी लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा अर्थात नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कैसा प्रभाव पड़ा? बड़ा ही बुरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब कहना है रिंडर पेस्ट नामक यह बीमारी आ रही कैसे? ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आई। यह बीमारी आई कहां से? ब्रिटिश आधिपत्य, जहां ब्रिटिश का आधिपत्य था, आधिपत्य में अर्थात यह बीमारी बच्चों आ रही एशियाई देशों से आई और जानवरों से अफ्रीका में, अफ्रीका के जानवरों में वहीं से आई है और अफ्रीकी जानवरों में यह बहुत तेजी से फैलने लगी। अब अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी से, जैसे यहां जिक्र हो रहा है, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी से 90% मवेशियों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और पशुओं की इतनी बड़े पैमाने पर मृत्यु होने से अफ्रीका लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन ही क्या हो सा गया? जो इनकी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाए, जो इनकी अर्थव्यवस्था का साधन कहा जाए, आधार कहा जाए, वही क्या हो गया? वही समाप्त हो गया। अब आया परिणाम स्वरूप समस्त अफ्रीकी धीरे धीरे औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन गुलाम बन गए। धीरे धीरे यही 90% जहां पशुओं जिसकी अर्थव्यवस्था का आधार रहा हो, जो यहां यह भी ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका में इनकी अर्थव्यवस्था का आधार जमीन और पशु ही हुआ करते थे। वेतन इनकी व्यवस्था का आधार नहीं था और वेतन पर कार्य कराने के लिए यूरोपीय कंट्रियों को बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। अफ्रीका की सरजमी पर अफ्रीका के लोगों से वेतन पर कार्य कराना उनके लिए नामुमकिन हो गया था। और बागवानी आज कराने का उनका विचार भी आया, लेकिन वह वेतन आज पर कराने में अक्षम हो गए। लेकिन यहां यह प्लेग जैसी मवेशी पर आई हुई कहा जाए रिंडर पेस्ट जैसी बीमारी से इन्हें इनकी जब अर्थव्यवस्था का आधार ही छीन लिया गया, तो देखिए बच्चों अब ये करें क्या? अब बागवानी में करने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि 90% पशुओं की मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब इनका आधार ही छीना और इस आधार के छीनने से यह और इनके छीनने से शासन सत्ता द्वारा इन पे लगान वसूला जा रहा है। लगान की भरपाई कर नहीं पाएंगे, इनकी अर्थव्यवस्था का आधार समाप्त हो गया था, वेतन पर करने के लिए तैयार नहीं थे। तो कहने का मतलब यह धीरे धीरे बच्चों क्या हो गए? अपने बेसिक शक्तियों के अधीन बनकर गुलाम रह गए। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चले अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो पहला प्रश्न क्या था? कार्ना के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ? बता ही देंगे कि कार्नला के निरस्त होने के बाद सबसे बड़ी बात यह याद रखिएगा कि कम कीमत पर लोगों को खाद्य पदार्थ का आयात करना संभव हो गया। कितने पर? कम कीमत पर लोगों को खाद्य पदार्थ मिलना संभव हो गया। दूसरा है कि खाद्य पदार्थ में कीमत में जब गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपयोग का स्तर निश्चित है। खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आएगी तो उपयोग का स्तर ऊंचा होता चला जाएगा। और इसमें औद्योगिकरण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है कि औद्योगिकरण आने से आय में वृद्धि हुई, आय में वृद्धि हुई जिससे खाद्य पदार्थ पहले से अधिक आयात होने लगे। और इसे
उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग सभी लोगों ने इस कानून को निरस्त होने के लिए या निरस्त करना चाहते थे। तो चलें, अफ्रीका का दूसरा प्रश्न था 1980 के दशक फैली रिंडरपेस्ट नामक बीमारी के प्रभाव का। तो क्या प्रभाव पड़ा? यह एक ऐसी बीमारी उभरी कि जो भारत में कहा जाए अफ्रीका के औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में कहने का लाभ धीरे धीरे पूरे अफ्रीकी देश को औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन गुलाम बना दिया और गुलामी की जंजीरों में बंध गए। तो अगले प्रश्न पर हम लोग बच्चों विचार करें। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कार्ल लॉ क्यों निरस्त किए गए? अभी अभी चर्चा हम लोगों की हो रही थी कार्ल लॉ पर ही। तो सबसे पहले प्रश्न क्या बना कि कार्ल लॉ क्यों निरस्त किए गए? किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। कार्ल लॉ को निरस्त क्यों किया? तो पहला था आयात पर प्रतिबंध लगाने से। कार्ल लॉ को निरस्त क्यों किया गया? पहला कारण क्या था कि कार्ल लॉ को निरस्त इसलिए करना पड़ गया कि आयात पर प्रतिबंध लग गया था और प्रतिबंध लगाने से लोगों के बीच खाद्य की समस्या का एक जो दिखाई दिया कि आप प्रतिबंध को हटाया जाए, आयात होने वाली वस्तुओं को जिस पर प्रतिबंध लगे हैं उसे पूरी तरह से समाप्त किया जाए। तो कार्ल लॉ के निरस्त होने क्या कहा गया? कार्ल लॉ के निरस्त होने, कार्ल लॉ के निरस्त होने में किन्हीं 3 कारणों का। पहला कारण क्या था बच्चों? आयात पर प्रतिबंध लगाने से। कार्ल लॉ के आयात पर प्रतिबंध लगाने से ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कीमत बहुत बढ़ गई थी। कार्ल लॉ का नियम पहला था, जरूर बच्चों याद रखिएगा, इसका नियम ही था कि जो आयात हो रही वस्तुओं पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अच्छा, जब आयात होने वाली चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया और ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुओं की कीमत काफी महंगी थी, तो लोगों के खाद्य पदार्थ में अगर वस्तुएं महंगी हैं तो लोगों की खाद्य पदार्थ की समस्या उत्पन्न हुई और आयात प्रतिबंध करने से यह खाद्य समस्या और उभर गई, जिससे वहां के नागरिक और वर्ग के लोग यह मांग करने लगे कि इस पर से प्रतिबंध को हटाया जाए। तो यहां पहला था आयात पर प्रतिबंध लगाने से, अर्थात कार्ल लॉ पर आयात पर प्रतिबंध लगाने से सबसे बड़ी समस्या हुई थी वह ब्रिटेन में खाद्य पदार्थ की कीमत बहुत बढ़ गई थी। पहली समस्या, इसके प्रतिबंध लगाने से क्या आया कि ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कीमत बहुत बढ़ गई। दूसरा कारण था महंगाई रोकने के लिए। इस पर दूसरा कारण क्या था? इसे निरस्त क्यों किया गया कि महंगाई जो इतनी चरम पर जा रही है, आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया और महंगाई अनवरत बढ़ रही है, इससे तुरंत क्या किया जाए? महंगाई को रोका जाए और महंगाई से त्रस्त नागरिक लोग और उद्योगपतियों ने ब्रिटिश सरकार पर कार्ल लॉ को समाप्त करने के लिए दबाव डाला। इस महंगाई को रोकने के लिए एक ही नियम था कि कार्ल लॉ के नियम को समाप्त किया जाए और कार्ल लॉ का सिर्फ एक था कि महंगाई का अपरंपार बढ़ जाना, और जब तक आयातित वस्तुएं नहीं आती महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इससे ऊब कर कौन? नागरिक लोग और कौन? उद्योगपतियों ने ब्रिटिश सरकार पर कार्ल लॉ को समाप्त करने के लिए दबाव बनाया। आती है तीसरा कारण क्या था? खाद्यान्नों के मूल्य को कम करने के लिए। खाद्यान्न की जो कीमत बढ़ी हुई थी इसे कम करने के लिए तीसरा कारण था कार्ल लॉ के आयात को पर प्रतिबंध लगाने से खाद्यान्नों की मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई के कारण ब्रिटेन के लोगों के सम्मुख भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई। बात क्लियर हुआ कि कार्ल लॉ का आयात पर जब प्रतिबंध लग गया तो प्रतिबंध लगने से इसके मूल्यों में अत्यधिक
इनके यहां जो उत्पादित किया जाता था बच्चों, उसके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि कर ब्रिटेन के लोगों के समक्ष भरण पोषण की ही समस्या उत्पन्न हो गई। जैसे पहले क्वेश्चन बताया गया कि जब आयात पर रोक लग गया तो और ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुओं पर जो लागत लगती थी उससे ज्यादा उस पर अधिक से अधिक धन उगाते थे, आयातित वस्तुएं रोकी गई थी और आयातित वस्तुएं ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुओं की कीमत से आयातित वस्तुओं की कीमत कम थी। तो ऑलरेडी जब यह कीमत बढ़ रही है तो वहां पर उस पर रोक लगाने का किएगा। तो यहां पर आप क्लियर रखिएगा कि कार ला क्यों निरस्त किया गया। सबसे पहला कारण था आयात पर प्रतिबंध लगाने से समस्या उत्पन्न हुई थी, उसे समाप्त करने। दूसरा, महंगाई को रोकने के लिए इसे निरस्त किया गया। तीसरा, खाद्यान्नों के मूल्य को कम करने के लिए इसे निरस्त किया। खाद्यान्न की कीमत अत्यधिक बढ़ रही थी, इसके कारण इसको निरस्त किया। तो तीन समस्याएं कौन कौन सी थी जिसके कारण कार ला के नियम को निरस्त किया? आयात प्रतिबंध लगने से, महंगाई रोकने के लिए और खाद्यान्नों के मूल्य को कम करने के लिए यह नियम लागू, यह काला के नियम को निरस्त किया गया। चलें अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक मंदी 1929 ईस्वी का भारत पर प्रभाव बताइए। 1900 अथवा यह भी प्रश्न बन सकता है 1929 की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। आर्थिक मंदी पर का 1929 में जब आर्थिक मंदी आई उस पर भारत का पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्विक मंदी आ रही कब? 1929 पर, और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा, यहां प्रभाव डाला वह देखेंगे। प्रभाव इसका जो पड़ा 1928 से 1934 ईस्वी के बीच भारत के व्यापार, 1929 का जैसा आर्थिक मंदी जो आ रही है इसमें भारत का प्रभाव अगर हम देखें तो भारत का प्रभाव 1928 से 1934 के बीच भारत के व्यापार को अगर देखा जाए तो भारत के व्यापार का मतलब आयात और निर्यात दोनों, भारत के व्यापार आयात और निर्यात में लगभग देखिए यहां दे रहा बच्चों 50% गिरावट आ गई। कितने प्रतिशत गिरावट आ गई कि वैश्वीकरण की मंदी के दौरान 1928 के आंकड़े को और 1934 के यदि आंकड़ों को देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में उसके आयात और निर्यात में कितनी गिरावट आ रही? 50% यहां गिरावट दर्ज की गई और इस 50% पूरे आयात और निर्यात की। लेकिन अगर वहीं गेहूं की बात की जाए तो गेहूं की कीमत में सीधे सीधे 50% गिर गया। इसका व्यापार का जो था आयात में कितने प्रतिशत? सीधे सीधे 50% गिरावट दर्ज की गई। और किस 1928 और 34 के दौरान 50% गिर गई। और नगर वासियों की अपेक्षा ग्रामीण किसानों को मंदी से अधिक व्यथित किया। नगरों की अपेक्षा की अगर नगरों से और ग्रामीण लोगों से तुलना किया जाए तो नगरों की अपेक्षा ग्रामीण लोगों को पर इसका प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा। अर्थात नगर गांव के लोग, किसान या ग्रामीण के लोग इस मंदी से अत्यधिक दुखी थे, व्यथित थे, दिक्कतें झेल रहे थे। अब एक और जहां कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही, कृषि उत्पादकों की जो कृषि से उत्पादित अन्य खाद्यान्न थे उसकी कीमत क्या हो रही है? आर्थिक मंदी में जो हमारी उपज हो रही है उसकी कीमतें क्या हो रही है? अनवरत नीचे गिर रही। जो हमने उत्पादन किया उसकी कीमत नीचे गिर रही थी। वहीं सरकार ने दूसरा है, एक और मेरे उत्पादन का जो मुझे दाम मिलना चाहिए था वह न मिल करके उसका जो कीमत है वो नीचे क्या कर रही है? नीचे गिर रही है। वहीं सरकार की मंशा देखिए, सरकार क्या कर रही है? सरकार ने लगान में छूट देने से भी मना कर दिया। एक और हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसकी कीमत गिर रही है, दूसरी ओर लगान में सरकार
के द्वारा जो लगान में छूट देने से, उन्होंने पूरी तरह से लगान में छूट देने से सरकार ने क्या किया, मना कर दिया। विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों पर मंदी की मार अधिक घातक थी और टाटा का निर्यात बंद होने से पटसन भी हमारे यहां औद्योगिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। टाटा का निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में 60%, वहां आप देखें गेहूं की कीमतों में 50% गिरावट, टाटा का निर्यात बंद होने से पटसन की कीमत में 60% का गिरावट दर्ज किया गया। और जब इतनी तेज से गिरावट हो रही है, उत्पादित वस्तुओं की कीमत अनवरत गिर रही है, तो वस्तुओं को खरीदने के लिए बेस कीमती धातुओं जिसमें सोने आदि का निर्यात करने लगे। भारत के लोग क्या किए, वस्तुओं की कीमतों को गिरने से वस्तुओं का या उत्पादन की जो भी हमारी वस्तुएं थी उसकी कीमत गिरने से ये लोग क्या करने लगे, यहां भारत कीमती धातु सोने का निर्यात करने लगा। और 1931 में जब मंदी अपने शीर्ष पर थी, तब भारत ग्रामीण क्षेत्र में अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। कहने का मतलब इस वैश्विक मंदीकरण के 1929 की दशक में भारत पर आर्थिक मंदी का यदि सर्वेक्षण किया जाए तो 1928 से 1934 के बीच में यह आर्थिक मंदी का स्वरूप पूरी तरह से दिखाई देता है। भारत पर इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव कि जहां गेहूं के मूल्यों में 50% गिरावट आ रही है, सरल बात, वहीं पर पूरे व्यापार पर देखा जाए तो वहां भी 50% की गिरावट हमारी दर्ज हो रही है। और टाटा का निर्यात करने का देखा जाए तो पटसन से भी हमें 60% घाटे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब आर्थिक इस वैश्विक आर्थिक कर्व की मंदी में भारत को आर्थिक रूप से काफी समस्याओं के दौर से गुजरना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन हुआ, 4। तो चले मित्रों अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो यहां 2 नियमों पर ध्यान दीजिएगा। कार्लाल क्यों निरस्त किए गए, याद हो जाएगा। इसी कार्ल ला का नियम इसीलिए आया ही था कि आयात पर प्रतिबंध लगाए, और प्रतिबंध लगाने से आयात नहीं हो रही थी, आयात होना बंद हो गया। और जब बाहर की वस्तुएं नहीं आ रही हैं, उस पर खाद्यान्न पर नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित है कि हमारे यहाँ का जो उत्पादन था उसका दाम बहुत हाई था। तो इससे हमारी क्या हुआ, आयात पर प्रतिबंध लगाने से। दूसरा यही आयात पर, अगर आयात पर प्रतिबंध न लगाया होता तो शायद कार्ला का नियम लागू निरस्त न किया। दूसरा क्या था, महंगाई रोकने के लिए, महंगाई और न बढ़े इसे रोकने के लिए इसे निरस्त कर दिया गया। खाद्यान्नों के मूल्यों को कम करने के लिए कार्ला के नियम को निरस्त करना पड़ा। और बाकी चीजें 1929 के विश्व के मंदीकरण पर भारतीय मंदीकरण का प्रभाव अगर देखना है तो हमें कहां जाना होगा, 1928 से 1934 के आंकड़ों को पकड़ना होगा। और 1928 से 34 में पूरे व्यापार पर देखा जाए तो आयात निर्यात 50%, गेहूं पर देखा जाए तो भी 50% गिरावट हुई। और इनमें तेजी से बाजार नीचे गिर रहा है। और यहां पर देखें कि उत्पादन करने वाली टाटा के द्वारा निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में भी 60% से अधिक गिरावट दर्ज की गई। मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत की कीमती धातु सोने का निर्यात करना पड़ा। और 1931 में जब मंदी अपने शीर्ष पर थी तो भारत का ग्रामीण क्षेत्र अत्यंत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। तो हमारा बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए क्या है, तो चलें अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न को हम पुनः लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध, जैसा जानना चाहिए 2 विश्व युद्ध, ये प्रथम, दूसरा, द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध
1914 से और 18, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच। अब यहां प्रश्न कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के 3 परिणामों का उल्लेख है। अब प्रथम विश्व युद्ध की घटना को अगर हम देखें तो यूरोप में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में, यूरोप में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में, यूरोप में ही नहीं बल्कि कहां, संपूर्ण विश्व में। फिर से जरा क्वेश्चन को देखें। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों पर, तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम अगर विश्व की मंच पर हम व्याख्या करें तो विश्व युद्ध की घटना ने यूरोप को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक व्यवस्था, चाहे उसकी रही हो, राजनीतिक रही हो या सामाजिक, दशा और दिशा को ही बदल दिया। क्या बदल दिया? प्रथम विश्व युद्ध की घटना पर अगर पूरे के पूरे हम लोग अपनी नजर रखें तो केवल यूरोप ही नहीं प्रभावित हुआ बच्चों, बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दिशा को ही बदल दिया। और इन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणामों का उल्लेख हम यहां कर रहे हैं। क्या बदलाव हुआ 1900 प्रथम विश्व युद्ध अर्थात 1914 से 1918 जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसका राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? पहला, यहां देखिए, राजनीतिक में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर विश्व युद्ध के अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा। राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व को, अगर हम यहां देखें राजनीतिक परिणामों को संपूर्ण विश्व के अंतर्गत पूरी तरह से बदल दिया। इन परिणामों ने राजतंत्री सरकारों का पतन, प्रथम विश्व युद्ध के पहले राजतंत्री शासन था वह पूरी तरह से धराशायी होता है। उसके स्थान पर यहां पर क्या रहा है? जनतंत्रीय भावना का, जनतंत्री राज प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम था। राजतंत्र से शासन व्यवस्था कहां बदल रही है? जनतंत्री भावनाओं का विकास हुआ। जनतंत्री भावनाओं का, ये भावनाओं का, जनतंत्र से लोगों का ज्यादा से ज्यादा लगाव होना शुरू हुआ। राजतंत्र से निकल करके कहां? जनतंत्र की ओर उनका विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और क्या? अंतरराष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और अधिनायकवाद का उदय। आप जानते हैं कि प्रथम युद्ध के बाद 3 अधिनायकवाद थी, जिसमें जर्मन में कहा जाए नाजीवाद और इटली में फांसीवाद, जापान में फूकियो। यह 3 तानाशाही यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही दिखाई देता है। तो क्या क्या हो रहा है? राजतंत्र की पतन के साथ साथ जनतंत्री भावनाओं का जहां विकास हुआ वहीं राष्ट्रीयता की भावनाओं का भी एक विकास दिखाई देता है। अंतरराष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास हुआ। अधिनायकवाद में फासिज्म, नाजीवाद और जापान का फ्यूक्यू में भी उदय हो रहा है और सबसे अमेरिका का उदय। अमेरिका का इसी प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका उत्कर्ष भी दिखाई देता है अपने चरम पर। जापान का उत्कर्ष भी, ये सभी कारण दिखाई देते हैं। और प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न था कि प्रथम युद्ध के 3 परिणाम। तो 3 परिणामों में पहला राजनीतिक कारण क्या हुआ? आप बता दीजिए। राजनीतिक कारण में क्या बताओगे बच्चों? राजतंत्र से हम लोग कहां पहुंच रहे हैं? लोकतंत्र की भावनाओं का विकास हो रहा है, राष्ट्रवाद का विकास होता है, राष्ट्रीयता की भावनाएं निखर रही हैं, अंतरराष्ट्रीय वाद हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय वाद में के अंतर्गत बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी हो रही हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन आज जैसे संस्थाओं का भी देखेंगे हम निर्माण हो रहा। राष्ट्र संघ का भी निर्माण, यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का भी यहां पर हम देखेंगे। तो कहने का मतलब जनतंत्री भावनाओं का, राष्ट्रीयता की भावनाओं का, अंतरराष्ट्रीयता का भावनाओं का उदय, अधिनायकवाद का उदय, अमेरिका और अमेरिका
का उत्कर्ष और जापान का उत्कर्ष प्रथम युद्ध का के परिणामों की ही देन मानी जाती है। अब यहां आर्थिक प्रभाव परिणाम क्या है? प्रथम युद्ध के पश्चात विश्व के भी सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद आर्थिक समस्याएं निश्चित तौर से गुजरती हैं, अधिक से अधिक व्यय होते हैं, नुकसान होते हैं, तो आर्थिक क्षति होना स्वाभाविक है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 खरब रुपए व्यय हुए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग कितने 10 खरब रुपए व्यक्ति हुए, तथा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्ययों का तो अनुमान लगाना ही क्या है, असंभव है। प्रत्यक्ष रूप से 10 अरब, लेकिन अप्रत्यक्ष कितने हो जाते हैं इसका अनुमान बहुत कठिन हो जाता है किसी भी युद्ध के दौरान। ये तो प्रथम विश्व युद्ध ही था, तो यहां लगाना संभव। प्रथम विश्व के बाद आर्थिक क्षति के प्रमुख कारण उत्पादन क्षमता, सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो उत्पादन, विश्व युद्धों के बाद उत्पादन क्षमता में बच्चों क्या होता है, ह्रास हो जाता है, ह्रास होता है। और वस्तुओं के मूल्यों में जब उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी तो वस्तुएं का मूल्यों में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। भाई अगर उत्पादन कम होगा तो जो वस्तुएं होंगी उसके मूल्यों में क्या हो जाएंगी, वृद्धि हो जाएंगी। राष्ट्रीय ऋण पर भार बढ़ेगा। निश्चित है युद्ध में अनेक सप्लाई लेना और आर्थिक रूप से यहां देख ही रहे हैं वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, तो राष्ट्र पर ऋण का भार भी पड़ेगा। जनता पर विभिन्न प्रकार के कर भार आरोपित किया गया है। सरकार कहां से इन करों को देगा, कैसे शासन व्यवस्था को चलाएगा, तो निश्चित तौर से इसमें शासन सत्ता द्वारा जनता पर कर आरोपित किए जाएंगे। आगे है बेरोजगारी आदि इसमें शामिल हैं। तो हो गया होगा प्रश्न। तो बढ़े तो पहला कारण प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो 3 परिणामों में राजनीतिक परिणाम आप देखें, आर्थिक परिणाम है, लेकिन एक परिणाम और भी जानते रहे, सामाजिक परिणाम में भी बताओ। सामाजिक में भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद बदलाव आ रहे हैं, जातीयता कम की जा रही है। अगर देखा जाए लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावनाओं को वह होने के नाते लोगों के अंदर एक राष्ट्र के अंतर्गत प्रेम बढ़ रहे हैं। तमाम कुरीतियों के सामाजिक व्यवस्थाओं का यहां पर टूटता हुआ दिखाई देता है, जो पूर्व में बहुत ढंग से मानवता के नाम पर लोगों के बीच में जो नहीं होना चाहिए, मतलब छुआछूत जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 3 प्रमुख कारणों की अगर हम चर्चा करें, जैसे यहां 3 कारण बताए गए हैं, तो पहला परिणाम क्या था, राजनीतिक परिणाम। दूसरा परिणाम क्या था, आर्थिक रूप से। निश्चित है युद्ध के बाद उत्पादन क्षमता ह्रास होगा, बच्चों उत्पादन क्षमता ह्रास होगा तो वस्तुओं के मूल्यों में भी बच्चों क्या होगा, वृद्धि होगा। वस्तुओं के मूल्य के वृद्धि से राष्ट्रीय ऋण भार, राष्ट्र पर ऋण का भार बढ़ेगा, और ऋण के भार को वसूली करने के लिए बच्चों याद रखिएगा जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाएंगे, और सामाजिक एकता में विभिन्न प्रकार के संगठनों का निर्माण होगा, सामाजिक स्वरूप में भी बदलाव होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के 3 प्रमुख कारण क्या थे? पहला कारण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण। अंतिम प्रश्न पर देखा जाए, अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, वैश्वीकरण ने, अगला प्रश्न हमारा क्या है, वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने योग्य बनाया? याद रख, वैश्वीकरण की यह नीति भारत के द्वारा देखा जाए तो बच्चों 1991 का उदारीकरण का रूप है, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव की शासन व्यवस्था थी। उदारीकरण, और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्रालय के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। यह युग है वैश्वीकरण में। अब यहां है कि वैश्वीकरण के ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने योग्य बनाया। जो राष्ट्रीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में बराबर में उभरने के योग क्यों, कैसे बनाया? यहां देखें, जब यह वैश्वीकरण का दौर आरंभ होता है,
वैश्वीकरण की जब शुरुआत विश्व के मंच पर हो रही थी, भारत का वाणिज्य व्यापार विशेष रूप से प्रभावित हुआ। वैश्वीकरण के इस युग में सबसे ज्यादा भारत का कौन प्रभावित हो रहा है? वाणिज्य व्यापार विशेष रूप से प्रभावित हुआ। पूर्व देश के उत्पादों को विदेशी प्रतिस्पर्धा संरक्षण प्रदान देने के लिए भारत सरकार ने विदेश व्यापार, विदेश निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। बात को समझिएगा कि वैश्वीकरण के दौरान पूर्व के देश के उत्पादकों को, जो पूर्व के देश हैं उनके जो उत्पादक हैं, विदेशी कंपनियों के समक्ष प्रतिस्पर्धा में चले कि ना चले, नहीं चल पाएंगे। इससे निदान करने के सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। सरकार के द्वारा पूर्व देशों के क्या हुए थे? प्रतिबंध लगा दिए गए। क्या करा? पूर्व में देश के उत्पादों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देने के लिए कि कहीं विदेशी कंपनियां देशी कंपनियों से ज्यादा सुटेबल हैं, उनके सामान ज्यादा ही लोगों के द्वारा सस्ते मूल्यों पर मिल रहे हैं, इसकी प्रतिस्पर्धा पर इन्हें संरक्षण देने के लिए, देशी कंपनियों को संरक्षण देने के लिए यहां क्या कर दिए थे? पूरी तरह से देशी कंपनी देने के लिए विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। यह प्रतिबंध क्यों लगाया था? तो क्लियर हो गया होगा कि देशी कंपनियों को सिर्फ संरक्षण देने के लिए विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा। लेकिन शीघ्र ही भारत सरकार ने विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा का निश्चय किया। जब उनको लगाया तो गया था कि देशी जो कंपनियां हों उन्हें सुरक्षा संरक्षण दिया जाए, नहीं तो विदेशी कंपनियों के आगे ठहर नहीं पाएंगी। यह शासन की मंशा थी। लेकिन धीरे से यह समय की गति के अनुसार बदला। भारत सरकार ने विदेशी उत्पादों को प्रतिस्पर्धा का निश्चय किया कि देश की उत्पादन की गुणवत्ता जो संरक्षण दिया जा रहा है, अब यह निर्णय लिया कि इसकी गुणवत्ता, इसमें सुधार को प्राथमिकता दी। हम विदेशी कंपनियों से देशी कंपनियों का संरक्षण इसलिए कर रहे हैं कि विदेशी कंपनियां अच्छी हैं या विदेशी कंपनियों के माल सस्ते हैं या उनकी गुणवत्ता बेहतरीन है भारतीय कंपनियों से। इस पर इसलिए वहां पर प्रतिबंध लगाया गया। अब क्या सरकार की मंशा हुई? सरकार की मंशा बदली नहीं। ऐसा ना करके हमें अपनी देशी कंपनियों के में सुधार करना चाहिए, इसमें गुणवत्ता लानी चाहिए और उसमें गुणवत्ता को में सुधार करते इसमें प्राथमिकता दी जाए, गुणवत्ता दी जाए। अगर हम गुणवत्ता देने में काम हो गए तो, और इस गुणवत्ता को देने के लिए 1991 में, जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन कर उदारी दौर प्रारंभ कर दिया। 1991 के पहले हम विदेशी कंपनियों को निवेश करने की अनुमति नहीं देते थे। कारण सिर्फ एक ही था बच्चों कि हमारी कंपनियां उनके हिसाब से उनकी जो गुणवत्ता थी उसके सामने ठहर नहीं पाएंगे। यह हमारी शासन की मंशा थी। लेकिन शासन की नीतियों में बदलाव आया कि हम उनकी कंपनियों से कब तक इस ढंग से संरक्षण देंगे देशी कंपनियों? क्यों ना हम अपनी देशी कंपनियों में उसकी गुणवत्ता के बराबर लाया जाए, उसमें सुधार क्यों न किया जाए? इसी विचार करने के लिए, इसी उदारीकरण को लागू करते हुए 1991 में भारत सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में क्या किया? व्यापक परिवर्तन कर उदारीकरण का दौर आरंभ कर किया। और इस उदारीकरण के फलस्वरूप विदेशी कंपनियों और निवेशकों को, जब अब इस उदारीकरण में तो कंपनियां विदेशी आ सकती हैं, और इसका परिणाम क्या हो कि विदेशी कंपनियों तथा निवेशकों को भारत में निवेश करने का मार्ग जहां प्रशस्त हुआ, वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत आगमन से राष्ट्रीय कंपनियों को उससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। जब विदेशी कंपनियां आई तो राष्ट्रीय कंपनियों को भी उनसे क्या करना पड़ा? प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी।
साथ ही साथ प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश कर उत्पादक मानकों एवं गुणवत्ता में वृद्धि करनी पड़ी। अगर इन्हें अपनी कंपनी को बचाना है तो इनमें देशी कंपनियों को मानकों और गुणवत्ता में वृद्धि करनी पड़ी। फलस्वरूप इन राष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादक को विश्व के अन्य देशों के बाजार भी मिलने लगे। जब इनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ, इनके गुणवत्ता, इनके मानक खरे उतरे, तो इन्हें इस मानक पर मिलने के बाद देश के अन्य देशों के, विदेशों के अन्य देशों के बाजार भी मिलने लगे और कई अंतरराष्ट्रीय संगठन, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन से भी लाभ मिलने लगे। कहने का मतलब, जब हमारी पहले जब तक हम उदारीकरण के दौर से नहीं थे तब तक हमारी मंशा थी कि अगर विदेशी कंपनियां आएंगी तो हमारी कंपनियों को क्या करेंगी, नेस्तनाबूद करेंगी, हम उनके सामने ठहर नहीं पाएंगे। यह विचार परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने पर नई व्यवस्था क्या आई? नहीं, हमें अपनी कंपनियों में वही गुणवत्ता, वही मानक लाना चाहिए और जब हम उस गुणवत्ता, उस मानक पर उनके सामने खड़े होंगे, उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे तो हम अपने में सुधार लाएंगे और सुधार ही लाएंगे तो सुधार लाने का यह भी परिणाम होगा, जब सुधार लाएंगे तो हमें तमाम देशों के बाजारें मिलेंगी और हमें इन्वेस्ट करने का मौका मिला। तो वैश्वीकरण के किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में बनने और इस तरह से गुणवत्ता में सुधार करते हुए राष्ट्रीय कंपनियां, आज बहुत सारी राष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में बहुत अच्छे अच्छे व्यापार को स्थापित की रही हैं और कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग बनाया। और वैश्वीकरण के दौर पीवी नरसिंह राव के शासनकाल में कहा जाए तो यह उदारीकरण का दौर प्रारंभ होता है। तो इसी के अगले प्रश्न पर विचार किया जाए। संगठन ने वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाया। वैश्वीकरण के कई भारतीय कंपनियों ने विदेशी कंपनी, अभी अभी चर्चा हुई, कई भारतीय कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग और समझौता कर उन्नत तकनीक हासिल की। अगर यह नहीं कंपनियां नहीं आई होती, प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो उन्नत तकनीक हासिल नहीं होती। कहने वाले इनके प्रतिस्पर्धा में आने के लिए सहयोग और समझौता कर उन्नत तकनीक हासिल करके लाभ कमाया। कई भारतीय कंपनियों ने अपनी उन्नत तकनीक और गुणवत्ता पूर्वाधार को लेकर स्वयं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में विश्व में स्थापित किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी गुणवत्ता को लेकर स्थापित किया। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट, 8 कंपनियां विश्व स्तर पर अपने उत्पादक का प्रसार कर रही हैं। आज कंपनियां अपने उत्पादक का क्या कर रही हैं? प्रसार कर रही हैं। विभिन्न सेवा प्रदान करने वाली भारतीय कंपनियों एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियों को विश्व बाजार में विशेष लाभ मिला है। प्रतिस्पर्धा के आने पर, मार्केट मिलने के बाद बहुत सारी भारतीय कंपनियों के विश्व के मंच पर विशेष बाजार मिले, उससे लाभ हुआ तथा इन कंपनियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में स्वयं को स्थापित किया। इसके अलावा ठंडे पेय पदार्थ, खाद्य वस्तुएं, बैंकिंग, बीमा आदि अनेक विश्व व्यापार बाजार में भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में सेवा प्रदान कर रही हैं। तो प्रश्न के साथ ही, इसी प्रश्न के साथ बच्चों आज के क्लास को हम यहां क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं।